नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मैं शुरुआत में बता दूं कि आज सार्वजनिक सम्मान समारोह है उन 272 लोगों का, जो 272 लोग ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए सामने आए। ये 272 को लेकर सबसे पहला कार्यक्रम भी हमने किया था, जब बहुत डीप रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन चिट्ठी आते ही इनका एक सार्वजनिक अभिनंदन हमने कर दिया था। लेकिन आज सार्वजनिक अभिनंदन इनके परिचय के साथ होगा, परिचय समारोह और सार्वजनिक अभिनंदन होगा। थोड़ा-सा आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा कार्यक्रम को और फिर हेमंत जी को सुनिएगा, क्योंकि पहले दिखाना ज़रूरी है एक-एक। ये 272 उस ज्ञानेश कुमार के लिए। अब ये बताइए, ये एक 272 लोगों के जो परिचय हम लेके आए हैं, ये साफ करता है कि चुनाव आयोग जो निर्वाचन सदन है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन ऑफिस है, जिसे कहते हैं गुप्त अड्डा। और गुप्त ठिकानों पर हमेशा नाजायज काम होते हैं। इस गुप्त ठिकाने पर भी नाजायज काम होता है, ऐसा आरोप है। क्योंकि 272 लोग बचाने के लिए, अच्छा डॉन को बचाने कौन आता है? पंटर आते हैं, चिंटू पिंटू, ओए कालिया उधर से फायर दे, ओ पंटर उधर से मार, ऐसे ही नाम होते हैं ना। मैं रेसिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मतलब नाम फिल्म में होते हैं। अब गब्बर कालिया था ना, तो रेसिस्ट तो था नहीं। तो ऐसे ही होता है, वो बैटरी, वो लालटेन, वो टार्च भाई को, ऐसे से नाम होते हैं। वो सब आते हैं कवर फायर के लिए बचाने। ऐसे ही ये 272 हैं, इनको कहा गया कि चलो बचाओ मोगेम्बो को, और मोगेम्बो बचाने आए। ज्ञानेश कुमार के साथ ये जो सूची है, अगर इस सूची की पड़ताल करेंगे तो लफंडर, ठरकी, ऐसे-ऐसे लोग हैं। मतलब जो लफंगे होते हैं ना, लफंगे, ठरकी, लड़कियों की फोटो पर नीचे कमेंट करने वाले गंदे-गंदे, वो सब इसमें हैं तो कहने के लिए ये रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, तमाम नौकरशाह हैं रिटायर्ड। लेकिन इतने घटिया दर्जे के हैं कि पता नहीं अपने घर में एंट्री मारते होंगे तो इनके घर में भी शायद कुछ कमरे इनके लिए ना खुलते हो। मैं दिखाऊंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इनमें इनको बचाने के लिए केवल एक आका है जो बचा ले इनको, साहेब 56 इंची और साहेब का दूसरा जो साहेब से बड़ा वाला साहेब है, वो दोनों भले बचा ले। ये समाज में रहने लायक नहीं है सब। इतना डुअल कैरेक्टर इनका है। शुरू करते हैं हम। शुरू कर दीजिए परिचय सम्मान समारोह। शुरू करिए, पहला लाइए, एक-एक करके देखिए गौर से। योगेश गुप्ता, फोटो दिखाइए। ये भारत के उच्चायुक्त हैं। पूरी टाइमलाइन पर मोदी की चरण वंदना है और लड़कियों के बारे में इनका कमेंट, मैंने कहा था ना ठरकी, लिखा भी है सुप्रिया ने, लफंगा, ठरकी, लीचड़। जरा मैं आपको दिखा दूं, ये नीचे देखिएगा, लड़कियों की फोटो हमने ब्लर की है, उन बेचारियों क्या है फोटो जिसकी भी है। लेकिन ये ठरकी आदमी क्या करता है, नीचे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा जरा। मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। ये देखिए जो पहली फोटो है, एक लड़की जो है जीन्स में और उसमें है, उसने फोटो डाला है। क्या आपको दो जल महल दिखाई दे रहे हैं? नीचे क्या लिखता है ये? नहीं, एक जल महल और एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। अब हम फोटो आपको नहीं दिखा सकते। फोटो एक्स पर आप जाएंगे, सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे इसके क्या कहने का मतलब। एक घटिया मानसिकता वाला आदमी, सोचिए आप। इन सबका स्वागत है भाई। निर्वाचन सदन में इनको मार्गदर्शक मंडल बना के रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा कमेंट है, अनु सिंह नाम के एक जो है हैंडल से एक फोटो डाली गई है, एक लड़की है। उसने लिखा, बस ऊपर लिखा है, खत्म ना होगी मेरे इश्क की कहानी। वो सामान्य ये सब चीजें, शेरो शायरी, फोटो डाल रहा है। नीचे लिखता है क्या? हम भी साथ हैं, फिक्र न कर दीवानी। ऊपर लिखा खत्म ना होगी मेरे इश्क की कहानी, ये नीचे लिखता है हम भी साथ हैं, फिक्र न कर दीवानी। और उसके बाद लव वाला बना करके वहां पर निशान जो है, उम्र इसकी देखो, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन इसको कहते हैं ठरकी, विशुद्ध ठरकी। अब बढ़िए आगे।
बढ़िए, चलिए आगे। इन सब का अच्छा, ये इन सब का ये सब चले जाएंगे कोर्ट, कहेंगे कि हमारा सम्मान गिर गया है। बताइए, ये समाज का सम्मान गिराने वाले। ये संजीव त्रिपाठी है, आईपीएस अधिकारी, रा प्रमुख, 2014 बीजेपी में शामिल हुआ। फोटो दिखाइए जरा। ये रियासी से लेके पहलगाम तक तमाम मामलों में जो है बहुत सारे सवाल हैं। ये देखिए, बीजेपी में शामिल हुए। ये लिखा है वहां पर कि पूर्व अफसर। अरे लिखो ना, भाजपा नेता, चिट्ठी दो। संबित पात्रा लिखो कि हम भी संबित पात्रक भाई हैं। लक्ष्मीपुरी 15 साल यूएन में रही, 28 साल भारत की राजदूत थी, मोदी के मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी है। इनकी भी चिट्ठी में जो है, चिट्ठी में इनके भी दस्तखत हैं। लाइए इनकी भी फोटो दिखाइए। ये है हरदीप पुरी की पत्नी, ये देखिए। और मोदी जी के साथ भी देखिए फोटो है, ये भी चिट्ठी में है। इनको खुल के लिखना चाहिए ना कौन है। सोचिए, जो भी अपनी असली आइडेंटिटी छिपा करके कर रहा है, ये सब कौन सा ये देश के लिए कितना घातक ये टूल किट है। ये टूल किट को अभी हेमंत जी और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बढ़ते रहिए आप, रुकिए मत भाई, फोटो पे बहुत चीज दिखानी है। उसके बाद ये देखिए, ये एडवोकेट विजय सिंह है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें 272 महानुभाव, फोटो दिखा दीजिए आप, फोटो लाइए। संजीव त्रिपाठी, रा प्रमुख, फोटो लाइए अगली। फोटो में देखिए आप, संजीव त्रिपाठी, रा प्रमुख, 14 में बीजेपी में गए। लक्ष्मीपुरी, हरदीप सिंह पुरी की पत्नी, ये जो है मोदी जी और सबके साथ फोटो आती है। इनके पति, इनके मोदी जी के मंत्री हैं। आदर्श कुमार गोयल, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते ही मोदी सरकार ने इनको एनजीटी का इनाम दिया। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट 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 आएगा इसमें डिटेल। नेक्स्ट आइए। ये इसके पहले वाली फोटो अगर एक बार और दिखा देंगे तो अच्छा होगा। इसके फोटो, पहले वाली फोटो प्लीज, इसके पहले वाली फोटो। इसमें और केवल उनकी बात हुई थी ना। ये देखिए जरा, निर्मला कौर, ये फॉर्मर डीजीपी झारखंड, ये नीचे इनका देख लीजिए। नीचे सी फॉर्मरली ज्वाइंट, ये क्या है, B7P पोलिसनिंग अदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड एक्स सर्विसमैन इन। ये भी अच्छा, रुकिए, इसमें बहुत सारा, बहुत छोटे अक्षर हैं और धुंधले हैं, तो अभी बताएंगे हेमंत जी। हाँ चलिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, अभी सबका आगे खुलेगा मामला। नेक्स्ट, चलिए 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 चलिए, बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए भैया। हाँ, ये देखिए, ये एक और कलाकार की डिटेल है। आवेश है, ये भी इन्होंने लिखा है क्या, पूरा पूरा डिटेल है। आदर्श कुमार गोयल, ये भाई साहब वो हैं जो सूर्यकांत को लेकर के चिट्ठी लिखी थी इन्होंने कि सूर्यकांत भ्रष्ट है, सुप्रीम कोर्ट में न लाया जाए, वही है ये। सबसे ऊपर इनका नाम है। ये 2003 में डीडीए घोटाले में हाई कोर्ट के पूर्व जज समित मुखर्जी गिरफ्तार हुए तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खोजी रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2001 में जिस अधिवक्ता आदर्श कुमार गोयल की बतौर जज नियुक्ति की गई, वह आरएसएस के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हैं, जबकि जजों की नियुक्ति में जरूरी है कि किसी भी जज की कोई राजनीतिक संबद्धता न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आईबी की रिपोर्ट में उनको भ्रष्टतम व्यक्ति बताया गया। आईबी की बेहद गंभीर टिप्पणियों के बावजूद विधि मंत्रालय की सिफारिश पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बतौर जज इनकी नियुक्ति हुई। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राज्य राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नाम पहले विधि मंत्रालय को भेजे जाते हैं। विधि मंत्रालय उन नामों को आईबी को भेजता है। खबर कहती है कि नियुक्ति से पहले एक बड़ी बाधा थी। गोयल का नाम 4 अन्य लोगों के साथ के आर नारायणन के अनुमोदन के लिए भेजा गया, जो उस समय राष्ट्रपति थे। नारायणन ने पंजाब और हरियाणा उच्च कोर्ट हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एमके मित्तल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, लेकिन गोयल सहित 3 अन्य लोगों के बारे में कुछ टिप्पणियां की और फाइल विधि मंत्रालय को वापस भेज दी। फिर अरुण जेटली ने विधि मंत्रालय की सिफारिश का बचाव किया और गोपनीय नोट में जेटली ने गोयल की ईमानदारी पर आईबी के निष्कर्ष को कलंक बता के खारिज किया। फिर ये जज बने, और वापस फाइल दोबारा नारायण को गई, तो संवैधानिक बाध्यता की वजह से उनको दस्तखत करना पड़ा। उसके बाद में तो एनजीटी के
अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, वो सबको पता है। इसके अलावा और बता दूं कि इनका बेटा है निखिल गोयल, वो हरियाणा में एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त हुआ है। निखिल गोयल हरियाणा में है, तो हेमंत भाई इसकी जानकारी और जुटा सकते हैं निखिल गोयल के बारे में, बेटा है आदर्श गोयल का। चलिए अब आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए फटाफट। अब उस ईमानदार आदमी को लाइए जो बहुत दिन से छुपा हुआ बैठा था। चलिए आगे बढ़िए भाई, हो गया, आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का मतलब अगला लाइए। अब ये विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। बहुत दिन से ईमानदारी का चोंगा ओढ़े हुए घूम रहा था आदमी, टीवी पर लोग बैठाते थे पूर्व डीजीपी, हालांकि अब भी बैठाएंगे, अब तो और ज्यादा हो सकता है बैठाएं। इनके बारे में पता चला बहुत ढूंढने पर, एक जगह से पूरा जो जुटाया हमने, ये नोएडा में एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर के पद पर 2020 से नियुक्त हुए हैं और अभी तक है विक्रम सिंह। चांसलर मतलब वाइस चांसलर कुलपति होता है, कुलाधिपति के पद पर है, कुलाधिपति। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में एक निजी विश्वविद्यालय है, 2010 में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से 12B की मान्यता प्राप्त है, जिससे यह डिग्री देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है। इसमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, एमबीबीएस, नर्सिंग, जर्नलिज्म, लिबरल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, मतलब कोई डिग्री यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मोदी जी वाली डिग्री शायद यहाँ नहीं मिलती, बाकी सारी डिग्रियां इस यूनिवर्सिटी में मिलती है, सारी डिग्री है, एमबीबीएस से लेकर इंजीनियरिंग तक। 75 एकड़ का ये भव्य कैंपस है, 75 एकड़ यमुना एक्सप्रेस वे पे। और ठाकुर जयवीर सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी अभी हाल तक में रहे, ठाकुर जयवीर सिंह का बेटा डॉक्टर देवेश कुमार सिंह इस यूनिवर्सिटी चेयरमैन है। समझिएगा सारा लिंक, चेयरमैन जयवीर सिंह का बेटा है और ये चांसलर हैं, देख लीजिए विक्रम सिंह। बहुत दिन से विक्रम सिंह जो है, और 2022 में देवेश के भाई अभिमन्यु की शादी हुई थी, तो मोदी, योगी, नड्डा, राजनाथ, नितिन गडकरी सभी मौजूद थे। अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हो गया। ये 272 में आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब आगे बढ़िए जरा और दिखाइए, ये फुटकर में था, जरा थोक पर आते हैं, थोक, थोक पर ये देखिए, इसमें एक एक करके देखिए, ये लिस्ट ऑफ करप्ट लगाए, आखिर हमारे भाई लोग सब उल्टे पलटा हैं, चलिए कोई बात नहीं है। लिस्ट ऑफ करप्ट 272 में से कौन कौन से करप्ट हैं देखिए। SN ढींगरा, मिसयूज्ड पोजीशन एज कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर फॉर क्विड प्रो को, ये जो है ढींगरा हैं। दीपक सिंघल, इनके बारे में आगे बताऊंगा, नहीं तो अभी बताऊंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट स्कैम में इनका नाम है। LV सुब्रमण्यम, ये आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, सैंक्शनड फॉर प्रोसिक्यूशन इन APIIC MR रियल एस्टेट स्कैम, ये APIIC MR रियल एस्टेट स्कैम में है। RN सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी, इनके घर से 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, अभी दिखाते हैं आपको भास्कर की भी खबर। AK मुनप्पा, ये फॉर्मर सेक्रेटरी कर्नाटका है, एक्यूज्ड इन KPSC एग्जाम एंड BDA म्यूचुअल फंड स्कैम, ये सब घोटालेबाज। रमेश जालकी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर्नाटका, एक्यूज्ड इन डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस। और नीचे BK सिंह, फॉर्मर IFS, एक्यूज्ड इन डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस, आय से अधिक संपत्ति में सब जो है ये सब वो है। नेक्स्ट आइए, चलिए अब देखिए बीजेपी मेंबर 272 में से बीजेपी के मेंबर कौन कौन। जस्टिस PN रविंद्रन भाजपा में है, तो इनको भाजपा नेता लिखना चाहिए। संजीव त्रिपाठी, रॉ चीफ फॉर्मर, भाजपा में है। अय्यर कृष्ण राव, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश, भाजपा में है। BH अनिल कुमार, कर्नाटका के फॉर्मर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, भाजपा में है। निर्मल कौर, फॉर्मर DGP झारखंड, भाजपा में है। TP सेन कुमार, फॉर्मर DGP केरला, भाजपा में है। बासवती मुखर्जी, फॉर्मर एम्बेसडर, भाजपा में है।
भास्कर राव फॉर्मर एडिशनल डीजीपी कर्नाटका भाजपा में, देखिए सब पटका उड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स भाजपा में है। मेजर जनरल पीसी खरबंदा भाजपा में है। ये सब भाजपा नेता हैं। देखिए कैसे ये सब रंग जो है रंगे हुए थे और पहले ही बारिश में धुल गया सबका रंग। आगे बढ़िए। अब देखिए संघी कौन कौन से हैं इसमें। संघी मतलब संघ के अलग अलग जो इंतजामात हैं वहां जुड़े हुए। प्रभात शुक्ला फॉर्मर एम्बेसडर, ये विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़ा हुआ। विवेकानंद फाउंडेशन पूरे देश में आप जान चुके हैं लोग। अनिल त्रिमुड़ायत, ये भी फॉर्मर एम्बेसडर है विवेकानंद फाउंडेशन। अशोक मित्तल आईटी कमिश्नर रहे, इंडिया फाउंडेशन में है ये। मेजर जनरल ध्रुव कटोच इंडिया फाउंडेशन में। वीरेंद्र गुप्ता फॉर्मर एम्बेसडर, ये आरएसएस के जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद है उसमें है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में है। गोयल जी तो सर्वव्यापी हैं, ये भी अविनाशी टाइप नजर आ रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता, ये विश्व हिंदू परिषद में ही ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब सोचिए ये है। अब आगे बढ़ते हैं। गौर से, मैं बहुत टाइम लग रहा है, हम कार्यक्रम में आज समय की बाध्यता नहीं है। मैं हेमंत जी से भी निवेदन करूंगा और दर्शकों से भी, क्योंकि ये सब नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब चलिए, ये नाम है, चल ये तो अभी साइड में जब हेमंत जी जवाब देंगे तब चलाइएगा, क्योंकि जिनका हमने फोटो दिखाया है वही लोग ये लोग हैं। जिनका फोटो दिखा दिया वो ये लोग हैं। अब नीचे चलिए, सुप्रिया सिंह, दीपक सिंघल वाला 500-1500 करोड़, फोटो दिखा दीजिए जरा इनका, सिंघल जी का। इनको लोग पहचान ले, हाँ इनको पहचान ले। आगे चलिए, रमेश झालकी को दिखाइए। रमेश झालकी कर्नाटक के प्रधान सचिव थे। 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति, आधा किलो सोना, 2 घर, 2 फ्लैट, 1 प्लॉट। ये जो है ये सबका हिसाब किताब राहुल गांधी से मांगने पहुंच गए हैं। ये इनके घर, इनको इनके पास मिला था, सब नाजायज। हाँ आगे बढ़िए। ए के मुनप्पा, हाँ दिखाइए फोटो इनकी, इनको पहचान लीजिए सब लोग आप लोग। मुनप्पा ये पूर्व सचिव है कर्नाटक, केपीएससी परीक्षा घोटाले में और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाले में आरोपी है। आगे बढ़िए, एलबी सुब्रमण्यम, इनकी फोटो दिखाइए। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव थे। एपीआईआईसीएमआर रियल एस्टेट घोटाले में जो है इन पे मुकदमा चल रहा है। जस्टिस ढींगरा को तो मत ही दिखाइए, जस्टिस ढींगरा का तो इतना दिखा चुके, ढींगरा और गोयल। हाँ ये ढींगरा, पहचान करवा दीजिए इनकी। ये सारे के सारे आपके सामने आ चुके हैं। और एक और बी राजगोपाल नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस। ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, प्लीज सुना करिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं वही दिखाइए, निवेदन है आप लोगों से। बी राजगोपाल नायडू ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए बहुत विख्यात रहे। ग्वालियर में अपर कलेक्टर थे, तब इन पर माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही का आरोप लगा। मतलब अपर कलेक्टर जब थे तभी से ये ईमानदारी का मिसाल कायम कर रहे थे। इनको पता था कि कभी एक दिन ऐसा मौका मिलेगा कि राहुल को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए ये अपर कलेक्टर थे तब से मेहनत कर रहे हैं नायडू। अब जो है वो भास्कर वाली खबर जरा दिखा दीजिए एक बार। वो भी खबर भी मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक एक सैंपल दिखा दें। ये देखिए, नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर से 5 करोड़ बरामद। बेसमेंट में 650 से ज्यादा लाकर मिले, बेसमेंट में। 3 दिन पहले आईटी ने मारा था छापा। चलिए आगे बढ़िए, दिखाइए जरा, दिखाइए 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 दिखाइए, फटाफट दिखाइए भाई, जल्दी 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 जल्दी। ये देखिए, ये आईपीएस राम नारायण सिंह है। आईटी छापेमारी, 5 करोड़ 75 लाख कैश मिला। सोच लीजिए आप, बेसमेंट में 650 लॉकर रखे, 650 से ज्यादा लॉकर थे और सब लॉकरों में रुपया भरा हुआ। ये रुपए किसके, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिला उस समय, अब इन्होंने दस्तखत कर दिया है, अब जवाब मिल चुका होगा। अब 650 का 1300 लॉकर ये बना ले बेसमेंट में। ये सब नीचे इनका डिटेल है कि सेक्टर 50 मानसम कंपनी दफ्तर, क्या क्या बहुत सारा। भाई ये अकेले कुबेर के बराबर अकेले है ये। आगे बढ़िए, जरा फोटो नोट, फोटो जरूर दिखाइए, फोटो जरूर। ये देखिए, और बगल में आप देख रहे हैं ना छोटा छोटा विंडो है। ये देखिए, ये नोट गिनते गिनते मशीनें थक गई थी उस दिन, मशीनें थक गई थी, इंसान नहीं। अब हटा दीजिए, अब चलते हैं हेमंत भाई। बहुत लंबा परिचय समारोह रहा और बहुत जल्दी जल्दी में खुद बताने के चक्कर में हाफ गया। भाई हम लोग का नहीं इतना स्टेमिना है ना जितना इन लोगों का है। ये राहुल को चिट्ठी लिख रहे थे।
सार्वजनिक रूप से क्या जो है इन लोगों का अभिनंदन नहीं होना चाहिए, जंतर मंतर पे बुला करके बकायदे स्प्रे उस्प्रे के साथ, फूल माला, काला फूल काला माला सब कुछ लेकर के? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत ही एक पीड़ादायक स्थिति ये है कि इस तरह के लोग जो जिसका आपने दिखाया, कोई भ्रष्टाचार में है, कोई कहीं है, कोई लड़कियों के ऊपर टिप्पणियां कर रहा है, और ये एक खास इकोसिस्टम से आते हैं। और इकोसिस्टम क्या है? या तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, या आरएसएस में है, या विश्व हिंदू परिषद में है, विवेकानंद फाउंडेशन में है, इंडिया फाउंडेशन में है। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अलाइंड है। और इनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया 2 दिन पहले? एमिनेंट पीपल। एमिनेंट पीपल वेयर? इन देयर ओन रेस्पेक्टिव फील्ड, इफ एट ऑल। आप ब्यूरोक्रेट रहे हो, चीफ सेक्रेटरी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हो, सारी बात रहे हो, और जब आपके क्रेडेंशियल्स निकाले गए तो ये मिले जो आपने परिचय दिया। तो अगर ये एमिनेंस है तो माफ कीजिएगा, फिर हम तो साधारण वही ठीक है, साधारण एक जो कहते हैं ना, उस तरीके के लोग ही ठीक है। जुडिशरी सोचिएगा, जुडिशरी के लोग कितने बुरे तरीके से इसमें एक्सपोज हो रहे हैं। और ये तो शुक्र बनाइए कि सैकड़ों अधिकारी इसके अंदर फौज के भी थे, तो सोशल मीडिया पे फौज की आज भी इज्जत बचा ली गई। उन पे किसी ने, एक भी फौजी का, जितना आपने परिचय दिया ना, किसी फौजी का जिक्र नहीं। और उसका साधारण कारण जजों के तो बता दिए सारे, क्योंकि जजों ने पत्थर मारे तो उनका भी तो घर शीशे का है ना भैया, तो सबकी सब पोल खुल गई सबकी। केवल और केवल फौजी बचे। जुडिशरी का तो आपको पता है आजकल देश में जिस तरीके का हाल है, तो उनकी तो पोल खोल दी गई, आदर्श गोयल हो चाहे ये बड़े दूसरे हो। तो बेसिकली क्या है, अब भी समझ जाना चाहिए, जो लोग इधर, जो दुर्दांत प्रतिभाएं इधर, उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो जुगाड़ी कर रहे हैं पिछला खाया पिए की, देखिए उसकी एक कीमत होती है आशीष भाई। आपने भ्रष्टाचार के आरोप दिखाए, ये नोटों के बंडल दिखाए, फला दिखाए, उसके बाद भी अगर आप चैन की सांस ले रहे हो आप, तो उसकी एक कीमत होती है। और उसकी कीमत है उस चिट्ठी पे दस्तक करना जिसकी स्क्रिप्ट कहीं और से आई थी। वो स्क्रिप्ट आईटी सेल से भी आ सकती है, या आईटी सेल इतना दिमाग नहीं लगाती, वो पीएमओ से भी आ सकती है, या वो ज्ञानेश गुप्ता के दफ्तर से भी आ सकती है। तमाम उनके अलग अलग जगह पे वो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इस देश के अंदर ज्ञानेश गुप्ता फर्जी वोट बढ़ा रहे थे, जीरो एड्रेसेस पे बढ़ा रहे थे, कांग्रेस के चिन्हित वोटरों को नाम एक एक करके काट रहे थे सारों को, और पेड़ के नीचे, फला के नीचे, जो कुरैशी साहब ने बताया कि उनका एड्रेस कैसे लिखा जाता है, जीरो एड्रेस का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक? तो ये लोग तब कहां थे? एक अपने क्या नाम है, जो एक आपके लोकप्रिय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बात कही कि इस देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार जस्टिस संजीव खन्ना है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। ये लोग कहां थे उस समय? जस्टिस बीआर गवई के ऊपर जब जूता फेंका गया, ये लोग कहां थे? कुछ है आइडिया? तब देश का संविधान सुरक्षित था या कुछ और था? और अब ज्ञानेश गुप्ता की सारी चोरियां आशीष भाई इस तरीके से पकड़ ली गई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें दस्तक करने वाले जस्टिस है ना, ये जस्टिस बताएंगे कि जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब देश का संविधान सुरक्षित था या गड़बड़ थी? एक इस तमाम डिप्लोमेट की फोटो दिखाए आपने जो टिप्पणियां करते हैं फोटोग्राफ्स पे। इस देश की फॉरेन पॉलिसी का 11.5 साल में बैंड बज चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, इन्होंने कभी मुंह खोला? इस पे तमाम हस्ताक्षर करता दुनिया भर के आर्मी अफसर हैं, इंडियन आर्मी के। आपको पता है मेरी भी फैमिली आर्मी की है, और मैंने 20 साल फौज कवर भी की है। उसके बाद क्या आपको लगता नहीं कि फौजी के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, और जो माफ कीजिएगा जो सर्विस में भी कुछ लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करके वल्नरेबल नहीं हो रहे खुद को? जो फौज में चीफ है उसको लगता है कि मैं सीडीएस बन जाऊंगा, एयरफोर्स चीफ कुछ भी बोलता है, आर्मी चीफ कुछ भी बोलता है, क्या आपको लगता है कि जो फौज के प्रति सम्मान है वो लंबे समय तक कायम रह पाएगा? मेरी हार्दिक इच्छा है कि फौज में कभी कोई टिप्पणी ना हो, कोई भी ना करे, लेकिन क्या फौज के अधिकारी अपने व्यवहार से उस परेशानियों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं इस तरह की चिट्ठियों पर हस्ताक्षर करके? सवाल है इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाल कर दिया है टॉप से लेके बॉटम तक, जिस तरीके से हैंडपिक्ड लोग लंबे समय तक, पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फला सेक्रेटरी, रिटायरमेंट के पता नहीं कितने साल बाद तक, तमाम एजेंसियों के हेड, प्रमुख, सारी चीज, तो होम सेक्रेटरी भी, कोई डिफेंस सेक्रेटरी, सब एक्सटेंशन पे, सीबीआई ईडी एक्सटेंशन पे। तो मेरा सवाल ये कि ब्यूरोक्रेट तब कहां गए हुए थे जब पूरा जो देश का एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो उसको कंप्रोमाइज करके और सारी ओपनिंग्स को खत्म किया जा रहा था, तब इन्होंने कभी मुंह खोला क्या? या
जुडिशरी के अंदर जब हो रहा था, ये जुडिशरी ने कुछ किया हो। जब चाइना हमारे अंदर जो बताते हैं अपने सुब्रमण्यम स्वामी के इतना अंदर घुसाया और इतना ये सब कर दिया, काउंटीज बसा दी, तब इनमें से फौजी अधिकारी कोई बोला? पूरे पड़ोस के देशों के साथ हमारे क्या संबंध हो गए हैं, क्या इनमें से कोई फौजी अधिकारी बोला, कोई डिप्लोमेट बोला? इन आज पूरे दुनिया में ट्रंप जिस तरीके से 61 बार ये कह चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया भारत का, इनमें से कोई बोला क्या? केवल ज्ञानेश गुप्ता क्यों याद आए? ये सवाल बहुत गंभीर है और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ये आशीष भाई केवल और केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश गुप्ता की चोरी सरेआम पकड़ी गई है। ना भाजपा के पास जवाब है, ना ज्ञानेश गुप्ता के पास कोई डिफेंस है। एक छोटी सी सवाल पूछता हूं आपसे, इनको ज्ञानेश की याद आई, बड़ी अच्छी बात है। क्या इन्होंने बिहार का चुनाव आते ये चिट्ठी लिख करके आफत मोल नहीं ली? क्या आपको बिहार के सारे कारनामे नहीं पता? एक एक चीज खुल के आ रही है। माननीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके पतिदेव ने कल 11 ट्वीट करके क्या दिखाया है? पूरे बिहार के चुनाव की पोल खोली कि नहीं खोली? राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि हम 14 तारीख को रैली करेंगे दिल्ली में, रामलीला मैदान में, ये चिट्ठी उसको वो करने के लिए नहीं आई क्या? तीसरा सवाल आपसे महत्वपूर्ण पूछता हूं, बिहार को भी छोड़ दीजिए, रैली को भी छोड़ दीजिए। 5 तारीख को हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी ने की, ठीक? उसमें जो सवाल पूछे गए, हरियाणा के इलेक्शन सीईओ ने क्या कहा था कि इसका तुरंत जवाब देंगे हम बहुत जल्दी। वो 5 तारीख की बात है, आज कितनी तारीख है? 21। 16 दिन में जवाब नहीं पड़ा। आप ये सोचिए राहुल गांधी को उस रिसर्च में कितना समय लगा होगा। इन लोगों ने जब हरियाणा में 3.5 लाख कांग्रेस के वोटर पॉइंट करके काटे गए और 25,40,000 जोड़े गए, तब ये लोग कहां सो रहे थे? क्या इनको आप डेमोक्रेसी के प्रहरी कह सकते हो? क्या जो जुडिशरी के अंदर जो कुछ चल रहा है, इनमें से किसी ने जुबान खोली? बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ हो रहा है जो जुबान खोली? पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, केवल एक बात समझ लीजिए क्यों नहीं खोली। कुछ इनमें से लाभार्थी हैं, कुछ लाभार्थी होना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो वो है, और दूसरी कैटेगरी वो जो आपने एक्सपोज की कि इतने सब कारनामे होने के बाद भी जेल में नहीं है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उसकी एक कीमत है, और वो कीमत क्या है कि आपको ना चिट्ठी दिखाई जाएगी, ना कोई स्क्रिप्ट दिखाई जाएगी। कोई चिट्ठी बन रही है मेरे दफ्तर में और उसमें सिग्नेटरीज में आशीष चित्रांशी का नाम लिख दिया जाएगा, एमिनेंट जर्नलिस्ट। उसने बेचारे ने चिट्ठी देखी भी नहीं है। तो ये सारे के सारे बीजेपी की तमाम सेल्स है ना, एक सर्विसमैन सेल है, ऑफिसर सेल है, ब्यूरोक्रेटिक सेल है, डिप्लोमेट सेल है, जुडिशियल सेल है, वकीलों की सेल है, ये सारे सारे वहीं से आए हैं। कुछ लाभ पा चुके हैं, कुछ लाभ पाने की फिराक में है, कुछ जेल से बचने के लिए इनके साथ लगे हुए हैं, कुछ एमिनेंस पाने के लिए जो जीवन में वैसे नहीं पाए कि सत्ता के साथ लग जाओ, कोई दुगी पंजी का कहीं जुगाड़ हो जाए। ये पूरा चाल चरित्र और चेहरा, ये जो 272 की लिस्ट है ना, इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जिनका कारनामे सामने आ चुके, केवल फौजियों को बख्शा है। इस बार आप कमाल देखिए, डॉगी मीडिया जो आपके पोमेरियन है, उन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने केवल खबर चलाई कि 272 एमिनेंट लोग राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं डेमोक्रेसी को ना, देखा आपने, बहस बहस करवाई सब जगह। किसी ने उन पर काम किया कि ये कौन लोग हैं? वो काम किसने किया? वो काम किया आपके मेरे जैसे तमाम सोशल मीडिया के साथियों ने। और सोशल मीडिया अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसकी आप केवल एक बादगी देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके लिए एक 5 स्टार क्या बनाया गया था यमुना तट के ऊपर, 5 स्टार स्विमिंग पूल छठ पूजा के लिए। वो सबसे पहले किसने एक्सपोज किया था? बीबीसी और सोशल मीडिया। और पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री जी को एक्सपोज होने के बाद वो जो करोड़ों रुपए की लागत आई होगी उस पुल के ऊपर, प्रधानमंत्री जी वहां गए ही नहीं। चोरी प्रधानमंत्री की पकड़ी गई और प्रधानमंत्री जी ने भाषण क्या दिया कि छठ पूजा का मजाक किसने उड़ाया? कांग्रेस और राहुल गांधी। ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ज्ञानेश गुप्ता की चोरी पकड़ने पर राहुल गांधी को निशाने पे कौन ले सकते हैं? उन्हीं मोदी जी के चेले। तो ये सारे मोदी के चेले हैं। केवल इतना देख लीजिए कि ये देश जा किस तरफ रहा है। सवाल चोर से नहीं पूछा जा रहा है, चोरी पकड़ने वाले से पूछा जा रहा है। ये नया मार्ग बढ़ाया मोदी जी ने। 11.5 साल की तपस्या लगी, आप इसको हल्के से नहीं ले सकते। और एक पूरे का पूरा समूह बन गया है लाभार्थी वर्ग का, संभावित लाभार्थियों का, वेस्टेड इंटरेस्ट का, और वो सारे के सारे इस देश का नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हो, आरएसएस हो, पोमेरियन मीडिया हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सारे के सारे मिलकर के।
आपने भारत में ऐसा कभी देखा था क्या? कभी देखा हो, कभी सुना हो? अरे जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में इंडेक्टेड है, वो किसी चोर को, वोट चोर को, ये वोट चोरी का सवाल नहीं है आशीष भाई, ये डेमोक्रेसी पे डकैती का सवाल है। वोट चोरी इज ए वेरी स्मॉल थिंग। वोट चोरी कहां पर पहुंचती है जाकर के? लोकतंत्र पे डकैती। क्या कर रहे हैं कि जो जनादेश है, लोगों का पॉपुलर मैंडेट है, उसको मैनिपुलेट तो कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता, उसके अलावा कुछ कर रहे हैं? सुनील अरोड़ा से लेकर के राजीव अग्रवाल, और राजीव अग्रवाल के बाद अब ज्ञानेश गुप्ता, ये जितने लोग थे, इनके साथ क्या बना है आपको पता है? ये गए थे हरिभजन को, और टन लगे कपास। क्या करने गए थे और क्या हो गया? गए थे नमाज अदा करने और रोजे गले पड़ गए अपने। जब तो फोटो में एमिनेंस का नाम सुन करके उछलते फिर रहे थे, अब उस एमिनेंस की पोल खुली तो मूछ पाते फिर रहे। ये है नया भारत, कि मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो डिस्कशन मैं और आप कर रहे हैं, क्या ये डिस्कशन मेन स्ट्रीम पे कभी होगा? मेन स्ट्रीम चैनलों पे, जो अपने आपको मेन स्ट्रीम कहते हैं, या प्रिंट मीडिया कभी बताएगा इनकी असलियत क्या है? कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो एक इकोसिस्टम से निकल के आए हुए लोग हैं, उनको उसके अंदर थ्राइव करना, उनको आगे बढ़ना है उसके अंदर। और कोई भी ईमानदार, वेल मीनिंग, डेमोक्रेसी का जो प्यार करने वाला व्यक्ति है, वो इन फासिस्टों के साथ कभी जा ही नहीं सकता, जो आज के अंदर में सरकार बैठी हुई है। तो ऐसे में इस तरह के जो रैंक अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, वो सारे के सारे उन्होंने गठजोड़ बना लिए एक। मुझे केवल दुख इस बात का, देखिए जुडिशरी का क्या कैरेक्टर है आपने इस लिस्ट में देख लिया हो, ज्यादा मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मुझे सबसे ज्यादा दुख आशीष भाई किसी बात का है, वो है इस देश में फौज के पॉलिटिसाइजेशन पर। भगवान के लिए फौज के अधिकारियों से, जो चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सर्विस के हो, उनसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि आप उस इंस्टीट्यूशन की देन है जिसे फौज कहते हैं। इस देश का हर व्यक्ति फौज को प्रेम करता है। ऐसा ना हो कि आपके इस सब मौका प्रस्ती से और जो भी आपके कारण हो, उसके कारण वो इंस्टीट्यूशन सवालों के घेरे में ना आ जाए, जो अभी तक एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। और इसीलिए देखिए सोशल मीडिया ने, मैं सैल्यूट करता हूं सारे वेरियंट्स को, कि उन्होंने किसी भी फौजी अफसर पे टिप्पणी नहीं की अब तक। जितने भी आपने दिखाई पूरी जन्म कुंडली सबकी दिखा दिया। फौजी अफसर क्यों? फौजी अफसर कोई दूध के दुले क्या? अगर मैं तो फौज 20 साल कवर किया भी लिस्ट गिना देता हूं आपको। कारगिल के बाद कोई किताब ही लिख रहा था, कारगिल का फेलियर पे बात नहीं की, खुद चीफ था, किताब बेच रहा था। इस देश में आज भी टीवी पे आता है वो। फौज में चीफ था, मेरी उम्र घटा दो। उसके बाद मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख दी कि फौज में इतने दिन का ये होना चाहिए, इतने दिन का वो एम्यूनिशन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, नहीं है, वो चिट्ठी लीक करा दी। ठीक। और जैसे ही सरकार बदली, भाजपा में मंत्री चुनाव लड़ करके फटाक से अरे जाति का एंगल। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, फौज को बचा लो। न्यायपालिका का तो देख लिया आपने हाल। ये जो महोदय आप दिखा रहे थे ना अभी, हरियाणा वाले हाईकोर्ट जज, बताओ इनकी बात आपको। ये जिस कंपनी की जांच कर रहे थे, उसी में इनकी बेटी को 15 लाख रुपए सैलरी मिल गई थी। 15 लाख रुपया। 15 लाख 15 रुपए लाख। सैलरी। वो हाँ। श्रीमान जी जो सुप्रीम कोर्ट वाले आपने दिखाए, उनका बेटा हरियाणा में एडिशनल एजी था। वो सूर्यकांत की जन्म कुंडली लिए घूम रहे भाई, अपने अंदर भी झांक लो यार। विश्व हिंदू परिषद में, नहीं फलाने में। नहीं नहीं, वो कुंडली दिखाए, और जैसे ही कुंडली पे फिर हुआ कि लो तुमको क्या चाहिए, फिर एनजीटी, अब फिर खत्म। हाँ हाँ। तो वही सब मैं सिर्फ केवल ये कह रहा हूँ आशीष भाई, कि अगर संभव हो, बाकी तो जो गंद देखिए, जो ये ब्यूरोक्रेट है ना, इनसे तो भगवान बचाए। ये तो राज के पूत है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं। मैक्सिमम उनमें से जिसका राज उसी के पूत, उसी के गीत गाने हैं, केवल एक पर्पज के लिए कि मेरी पोस्टिंग शानदार रहे और मेरा खेल चलता रहे, उसके अलावा किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि जितने भी लोग जिनको आप एमिनेंट कह रहे हो, ये जिस भी पद पर कभी गए, इन सब ने शपथ ली है भारत के संविधान की रक्षा की। ठीक। उस संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहा है, उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानेश गुप्ता। ठीक। और ये सारे ज्ञानेश गुप्ता की उसमें है, डिफेंस में आ गए। ये जस्टिस गवई की डिफेंस में क्यों नहीं गए? ये जस्टिस संजीव खन्ना की डिफेंस में क्यों नहीं गए? जब उनको ये बताया जा रहा था गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार, तब देश की लोकतंत्र सुरक्षित था। अब खतरे में है, ज्ञानेश गुप्ता से सवाल पूछ लिए तो ऐसी एमिनेंस इनको मुबारक। इस देश को ऐसे एमिनेंट लोगों से बचा लीजिए। और मैं तो आपसे एक आग्रह और करूंगा कि इस तरह के जो ये है, एक्सपोज तो करना ही चाहिए इनको, फोटो के साथ करना चाहिए। इसको कहते हैं ना, वेस्ट में कहते हैं नेम एंड शेम। तो इनकी फेम फार्म तो होली, अब तो नेम एंड शेम ही बची।
जितना ज्यादा इनको एक्सपोज कर सके लोगों के सामने कि ये है इनकी एविडेंस। और ये अगर आज बाहर हैं किसी कारण से, जेलों में नहीं है, तो उसके कारण भी क्या है, इसलिए हस्ताक्षर करने पड़ते हैं उनको। उसके अलावा ये भ्रष्ट लोग कैसे बाहर है भाई? बेसमेंट में 650 लॉकर, यहाँ तो एक लॉकर का किराया नहीं पूरा हो पाता है यार। हर साल 3,000 रुपए ले लेते हैं बैंक वाले, बताओ। वो लॉकर खाली पड़ा है, उसमें कुछ नहीं। तो अपने घर में बना लिया ना। हाँ, उसने घर में ही बना लिए। औरों की भी आप जैसे और मेरे जैसे तुम भी यहाँ जाया करो भाई, ये तो यही हुआ होगा फिर, और क्या है। नोटों की गड्डियां देख रहे हो आप, और ये लोकतंत्र को बचाने चले हैं। चिंता इस बात की, ये हमारा सब लोकतंत्र। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का, मैं इस आदमी सोचता था पहले, बहुत सारे लोग, मैंने कई लोगों से चर्चा किया तो कहे कि इसको तो लोग ईमानदार समझते थे, तो बड़े मुश्किल से मिला है ये विक्रम सिंह वाला, कि ये तो चांसलर बन के बैठा हुआ है भाजपा के यूनिवर्सिटी में। भाजपा की यूनिवर्सिटी ना, भाजपा के मंत्री बेटा यूनिवर्सिटी है, भाजपा की यूनिवर्सिटी में चांसलर बना बैठा हुआ। एकदम ऐसे ऐसे हैं कि शुतुरमुर्ग जैसे एकदम मुंडी नीचे किए, और या रजाई ओढ़ के घी पीने में, सब रजाई ओढ़ के घी पीने वाले भी इसमें हैं, वो भी एक्सपोज हुए हैं। आपने तो बात कही कि आर्मी, देखिए आर्मी का ये इस देश की वाकई भलमनसाहत है कि जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, नहीं तो जितने लिखे हैं ना उनसे 21 भी मिलेंगे, 20 छोड़ दीजिए 21 मिलेंगे। हाँ, ये हकीकत है भाई। अब बोलने से क्या गुरेज करना। अब फौज और आर्मी नहीं हेमंत भाई, अब ओवरऑल देश बचाने की कवायद है। बिल्कुल देश कैसे बचेगा, तो देश को देश इनसे बचने बचा लो, और इनसे बचा इनसे, लो देश को। और पूर्व छोड़ दो आप, वर्तमान, कभी भारत का सेनाध्यक्ष कभी आज तक कभी 47 से सुना हो कि हम मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानिक साहब, फील्ड मार्शल, मैं जनरल बोल के माफी दीजिए, फील्ड मार्शल, 93 हजार पाकिस्तानी सरेंडर कर दिए, वो कभी नहीं बहसने आए। इन्हें अधजल गगरी छलकत जाए। और पता नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आर्मी में करप्शन को लेके आज नहीं, बहुत दिनों से गुप्त बातें हुई हैं, बहुत दिनों से। मुझे लगता है पहला एक व्यक्ति देश में कोई आया है ऐसा, जिसने हर जगह की जैसे फाइल तैयार की, वहां की भी फाइल पर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हो सकता है हेमंत भाई, मैं इस बात को मेरा संदेह है, क्योंकि इसके पहले तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जज, ऐसा थोड़ा कि सब ईमानदार होते थे। ये भी मैं कहूंगा, बहुत लोग कहेंगे नहीं नीचे आ जाते हैं, अरे एक बार सन 84 में हुआ था। हर दौर में करप्शन बेईमानी रही है, लेकिन उस करप्शन बेईमानी की फाइलों को दबा करके और उनको गुलाम बना अपना नहीं बनाया गया कि चलो कोलू बैल बनो, तुम्हारी फाइल मेरे पास है। ये काम नहीं हुआ। आज वो किसी भी क्षेत्र में हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, कहीं भी हो, कहीं भी। आप बताइए ना, आप जिस व्यक्ति की बात किए, आप सोचिए अगर इस देश का सेना प्रमुख इस देश के, एक सेना प्रमुख 10 प्रधानमंत्रियों से ज्यादा सम्मानित होता है। इस देश का सेना प्रमुख राज्य मंत्री बनने के लिए केंद्र में और कैबिनेट मंत्री बनने के लिए कल से जाकर के ऐसे ऐसे हाथ करे नेताओं के, पार्टी अध्यक्ष के, खत्म कर दिया सेना का उस दिन सम्मान, उसने आधा तो पूरा कर दिया। और उसके बाद अपनी बिटिया के लिए, विधायकी के टिकट के लिए कौन कौन माथा नहीं चौखट पे माथा टेका होगा, मैं जान रहा हूं ना। अब मैं तो सबका नाम बता दूं, कहां कहां जुगाड़ किए। राजनाथ सिंह के बेटे से मामला बिगड़ गया, राजनाथ सिंह का छोटा वाला बेटा भी वहीं से टिकट चाहता था जहां से वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते थे। हाँ, एक ही सीट पे दोनों नहीं पाए। वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह। तो इन लोगों ने बहुत बहुत पतन करवाया। ये 272 को छांटना, ये गोदी मीडिया का आप कर रहे हैं कि इन्होंने रिसर्च नहीं किया। अरे रिसर्च तो 10 साल से बंद हो रखा है। वो खबर कहां चलाते हैं, वो तो जो वो हिरन भेजता है वो चलाने लगते हैं, जो हिरन भेजता है वो चला देते हैं सब। इनको कोई कोई खबर से मतलब है। वो कुछ भी, अगर मैं बता रहा हूं, किसी दिन यह भी ना हो कि गालियां टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ी जाए। अगर वो गाली मान लिया, किसी दिन अजमाना हो, उसके नाम से कोई पर्ची हैंड राइटिंग में लिख पावे, या उस ग्रुप में उसी एडमिन का व्हाट्सएप कर पावे, गाली कर दो, अभी गाली एंकर न पढ़ देते कहना, जो आता है वो पढ़ देते। इनको पत्रकारिता, अरे ये सब
जिस लेवल का धंधेबाजी कर रहे हैं उसके लिए शब्द नहीं है शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में। फिर काशी प्रचारणी सभा में उसके लिए नया शब्द खोजना पड़ेगा, क्योंकि जो पतित से पतित शब्द थे ना वो भी अब छोटे पड़ते नजर आते हैं इन सब के लिए। ये देखो 272 में तो हथप्रभ मुंह देख करके एक एक छिछोरे बताइए, वो लड़कियों की जो है, युवतियों की जो जवान लड़कियां हैं उनकी फोटो पर नीचे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, हम भी हैं। वो उसकी पोती की उम्र की है, ग्रैंड डॉटर। वही कहा, उसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है। चाल चरित्र और चेहरा है, ये देखिए हाँ। राष्ट्रवादियों का चाल चरित्र और चेहरा है, केवल सोचिए इस बात को। ये सब कूदे पड़े हैं। और एक बात और है, इस 272 में आपको मुझे लगता है 98-99% मनुवादी ही मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे आपको। मैं आपको दिखाऊं जरा, लास्ट में एक छोटा सा सैंपल दिखाता, छोटा सा सैंपल ला भैया। तो देखिए जरा, देखिए हेमंत भाई, राहुल को चिट्ठी लिखने वाले जज सारे सवर्ण निकले, 9 ब्राह्मण, 4 क्षत्रिय, 1 कायस्थ, 1 गुजराती जैन, 1 का पता नहीं। ये स्थिति है, ये एक सैंपल है, खाली जुडिशरी वाला जो नाम है वो सोचिए, एक सैंपल है बस। अब आप कल्पना कीजिए, मतलब हम अगर बस में ना चले तो ये डिबेट 2-3 घंटा में करूं, क्योंकि मन की भड़ास नहीं निकल पा रही है इससे कम वक्त में। बताइए यही सब, ये कितना इस देश को, अगर मैं बता रहा हूं आदिम युग, लोग कहते हैं ना कि धीरे धीरे मानव का दिमाग विकसित होता गया। आदिम युग का अगर मिले कोई व्यक्ति, आप ले आइए इस दौर में और इन 272 के बारे में बता दीजिए, वो नरेंद्र मोदी का ड्राइंग कर देगा, फोटो बना देगा। उसकी बुद्धि भले विकसित ना हुई हो मोदी जितनी, खाली इन 272 का आप चरित्र बताइए, वो नरेंद्र मोदी की फोटो बनाएगा कि साहेब साहेब की फोटो हम बना देते हैं, इन सबके साहेब कौन है। ये होगा, आदिम युग का आदमी खोज के ले आइए। खैर, हम लोगों को इजाजत दीजिए, क्योंकि ऐसे मसले पर कितना बोले। जाते जाते मैं एक चीज और, ये मनुवादी जब सिस्टम पे की बात है तो देखिए जरा, ये इस मसले पर हमारे एक दलित चिंतक हैं, ये क्या बोले हैं, राजेंद्र पाल गौतम, जरा इनको सुना दीजिए भैया। जाते जाते हम लोग को इजाजत दीजिए, आखिर में सुना दीजिए, बस सुना दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जितने लोग ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं पिछले 10, 12, 13 सालों के अंदर, जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता बताइए जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिए, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। कौन सा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। एक ही तो आदमी है देश के अंदर, एक ही नेता है जो पूरे देश के अंदर निडरता के साथ, चाहे ईडी ने कितना ही प्रताड़ित किया हो, सीबीआई ने कितना प्रताड़ित किया हो, इस सब के बावजूद जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, निडरता से बोल रहा है, और वो भी उनको रास्ते नहीं आ रहा। सारे मिलकर रिटायर्ड जिन्होंने फायदा उठाया सरकार से, वो सारे साइन करके एक आदमी के खिलाफ लिख रहे हैं कि इनके बार बार चुनाव हारने की हताशा है। चुनाव हारा नहीं जा रहा, चुनाव हराया जा रहा है। हमारे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के वोट काट दिए जाते हैं। कौन है जो फ्री में, जो ट्रेन भर भर के वहां वोट डलवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमें सबूत दो, कहा था नहीं कहा था, हम सब ने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा, राकेश सिन्हा बीजेपी का प्रवक्ता, आरएसएस प्रचारक, जो राज्यसभा सांसद था अभी तक, उसने दिल्ली में वोट डाला। फरवरी के महीने में सोशल मीडिया पे डाला कि मैंने दिल्ली में वोट डाल दिया, अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल किया सरकार चुनने में।
और अब नवंबर में जाके 6 नवंबर को बिहार में जाके वोट डाल दिया और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह दिल्ली में भी वोट डाला, वहां जाके डाल दिया, यूपी में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया, उत्तराखंड में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया। अरे इतने सारे प्रूफ हैं, बताए ना इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ये जो 272 लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये सिग्नेचर करके ये निकाला है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, मैं उन सारे 272 के 272 अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार को जो आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, इस मसले पे क्या उन्होंने एक शब्द बोला? जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, क्या उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? जो राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने अलग अलग राज्यों में अपने वोट डालकर बिहार में जाके 6 महीने 7 महीने के अंदर वोट डाला, डबल वोट डाल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? किसके ये लोग? ये सारे के सारे लोग, इनका आप डाटा निकालो, 99% स्वर्ण जाति के लोग मिलेंगे, स्वर्ण जाति के लोग। ये देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, ये सामाजिक न्याय से नफरत करते हैं। ये नफरती लोग हैं जो समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं। अभी आपने देखा होगा कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है एसआईआर के नाम पर, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एक एक मकान पे 500 वोट, 700 वोट, ये 272 लोग जिन्होंने साइन किए हैं पिटीशन पे, वो 272 में से एक आदमी ने भी बोला कि एक मकान पे 700 वोट कैसे हो सकती है, एक मकान पे 500 वोट, 300 वोट कैसे हो सकती है? एक ने भी बोला क्या? इनका सवाल, इनका जब भी ये कभी बोलते हैं, हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, माइनॉरिटी के हक और अधिकार की अगर कोई बात करता है तो उसको दबाने के लिए बोलते हैं।